हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर अगले फाइलम के डिटेल्स लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आप इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसको देख रहे हैं, उससे आपको कुछ लाभ भी हो रहा है, यू आर बेनिफिटिंग, ये जान कर के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाता चल रहा हूँ। मैंने आपको टैक्सोनॉमी से शुरुआत की थी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बताई थी, फिर टैक्सोनॉमी पर आया था, उसमें फिर क्लासिफिकेशन के डिटेल्स आपको बताए थे और फाइलम पर पहुंचा था और फिर फाइलम के डिटेल्स डिस्कस करते चल रहे हैं, जनरल कैरेक्टर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। आज अगला फाइलम सिलेंट्रेट्स तक की बात आपसे हो चुकी थी। आज नेक्स्ट फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात आपसे करेंगे, उनके डिटेल्स की चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अगले फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज की। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम है, इसी के साथ इसके अगला जो नेक्स्ट फाइलम है वो एस्केलहेल्मिन्थीज है। इन दोनों फाइलम में हेल्मिन्थीज कॉमन है, क्योंकि एक वर्गीकरण में इन दोनों को एक साथ कोट करते हैं। हेल्मिन्थ का मतलब होता है वॉर्म्स, तो वॉर्म्स का ग्रुप है ये, इसीलिए एक का नाम प्लैटीहेल्मिन्थीज है, दूसरे का नाम एस्केलहेल्मिन्थीज है। इनके नाम को देने वाले वैज्ञानिक भी एक ही हैं, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज़ गिवन द नेम प्लैटीहेल्मिन्थीज एंड एस्केलहेल्मिन्थीज इज़ गेगेनबार। तो गेगेनबार का नाम जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इनका नामकरण किया था। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, हेल्मिन्थीज बताया वॉर्म। तो फ्लैट वॉर्म या चपटे जो कृमि होते हैं, यानी इनकी जो बॉडी है ये फ्लैटेंड बॉडी होती है, चपटी सी बॉडी होती है, तो इनको हम वार्म कृमि हिंदी में कहते हैं। तो ये फ्लैट वार्म का ग्रुप है, चपटे कृमि जिनको कहा जाए। अब इनकी भी बात उन्हीं पॉइंट्स के साथ आपसे करेंगे, यानी जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर्स वही होंगे, पहला हैबिटेट का, देन मॉर्फोलॉजी, देन इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब इसमें पहले कैरेक्टर की बात अगर करें तो हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में ध्यान रखिएगा कि इस ग्रुप को मोस्टली पैरासाइट्स, यानी इसमें अधिकतम जो जीव हैं ये पैरासाइट्स हैं, इसीलिए पैरासिटिक ग्रुप कहलाता है। यही हाल एस्केलहेल्मिन्थीज का है। मैंने आप बताया था कि फ्री लिविंग ग्रुप की अगर बात की जाए, ऐसा जीव जिसमें ज़्यादातर जीव स्वतंत्र है, आलमोस्ट फ्री लिविंग है, तो उसमें पोरीफेरस सिलेंट्रेट्स आते हैं। और अगर पैरासाइट्स की बात की जाए, जिसमें अधिकतम परजीवी हैं, अधिकतम पैरासाइट्स हैं, तो दैट विल बी हेल्मिन्थ ग्रुप, वो हेल्मिन्थ का ग्रुप होगा। प्लैटीहेल्मिन्थीज और एस्केलहेल्मिन्थीज दोनों में अधिकतम जीव पैरासाइट्स के हैं। फ्यू फ्री लिविंग, यानी ऐसा नहीं है कि सभी इसमें पैरासाइट्स हैं, इसमें फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं। और अगर फ्री लिविंग हैं तो अभी पुरानी कंडीशन परसिस्ट कर रही है, फ्री लिविंग, दे आर ऑल एक्वाटिक, ये सब के सब जल में पाए जाते हैं। ये कंडीशन परसिस्ट कर रही है। आगे के फाइलम में जैसे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो लाइफ है वो ग्रेजुअली वाटर से लैंड की तरफ कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है। एस्केलहेल्मिन्थीज में भी जो जीव हों वो फ्री लिविंग एक्वाटिक होंगे। एनलिट्स में जब हम पहुँचेंगे तो पहली बार आपको टेंडेंसी टूवर्ड्स लैंड लाइफ मिलेगी, यानी पहली बार आपको जो जीवन है वो लैंड की तरफ जाता हुआ दिखेगा, यानी उसमें टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन की शुरुआत होगी, जिसमें एनलिट्स में अर्थवार्म एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में लिखा जाता है। वहाँ वाटर की ज़रूरत है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी उसके पहले के जीवों में पाई जाती है। तो टेंडेंसी मिलती है पहले एनलिट से, लेकिन पहला टेरेस्ट्रियल ग्रुप अगर आपसे कहा जाए तो हमेशा याद रखिएगा इट विल बी आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के अधिकतम जीव टेरेस्ट्रियली एडाप्टेड होते हैं, उसमें टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन अनुकूलन पाया जाता है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको जैसे जैसे अगले ग्रुप में आप बढ़ते जाते हैं
ये कंप्लीट पिक्चर आपके सामने एवोल्यूशन की स्पष्ट होती जाती है। इसीलिए मैंने जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करने का जो प्रॉपर वे बताया है आपको, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। वो इसीलिए है क्योंकि टोटल क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, पूरा वर्गीकरण जैव विकासी इतिहास पर ही आधारित है। इसीलिए पहला ग्रुप मोस्ट प्रिमिटिव प्रोटोजोअन्स का है, लास्ट ग्रुप मोस्ट डेवलप्ड कॉर्डेट्स का है। बाकी इस ग्रुप प्लैटीहेल्मिन्थीज़ की बात अब करें तो प्लैटीहेल्मिन्थीज़ में जैसा बताया कि इसमें फ्री लिविंग है, सभी एक्वेटिक हैं, और जो पैरासाइट्स हैं तो पैरासाइट्स दोनों तरह के हैं, बोथ एक्टो एंड एंडो पैरासाइट, यानी इसमें स्वतंत्र जीवी बाह्य परजीवी भी हैं और अंतः परजीवी भी हैं। एक्टो का मतलब आउटर एक्सटर्नल एंड एंडो का मतलब इंटरनल। तो दिस इज़ द हैबिटेट ऑफ दिस ग्रुप। देन कम द जनरल बॉडी प्लान। अब अगर इनके जनरल बॉडी प्लान की बात की जाए तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लेवल बदल गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनके जीवन स्तर की बात की जाए तो यहाँ से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, सिस्टम्स बनने की शुरुआत हो जाती है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है। और इसके साथ ये भी आपको लिखा मिलेगा सोइंग ब्लाइंड सैक प्लान। लास्ट वीडियो में, लास्ट सीलियन ट्रेड्स के डिस्कशन में आपको बताया था कि ब्लाइंड सैक प्लान एलिमेंट्री कैनाल की वन ओपनिंग को लेकर के है, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल बनती है मोस्ट प्रिमिटिव, मगर उसकी ओपनिंग सिर्फ एक होती है माउथ की, एनस की ओपनिंग इसमें डेवलप नहीं होती। इसीलिए एक सैक, बंद सैक के जैसा प्लान दिखता है, इसको ब्लाइंड सैक प्लान कहा जाता है। तो अगर डेवलप्ड ब्लाइंड सैक प्लान की बात की जाए तो प्लैटीहेल्मिन्थीज़ है। इसकी तुलना अगर की जाए तो सीलेंट्रेट्स की जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सोइंग ब्लाइंड सैक प्लान। तीसरी खास बात यहाँ से बाइलैटरली सिमेट्रिकल, यानी यहाँ से जो सिमेट्री वो चेंज हो जाती है, यानी इनमें द्विपार्श्वीय समिति है, मिडिल एक्सिस से होते हुए एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करने पर ही दो बराबर भाग अगर बनेंगे, दैट सिमेट्री इज बाइलैटरल सिमेट्री। ये डेवलप्ड सिमेट्री है, प्लैटीहेल्मिन्थीज़ से शुरू हुई कॉर्डेट्स तक में पाई जाती है, विद स्लाइट एक्सेप्शंस, बीच के कात फाइलम में, कुछ एग्जाम्पल्स में एक्सेप्शन अपवाद को छोड़ करके। तो ये ख़ास बात है कि डेवलप्ड सिमेट्री बिगिंस फ्रॉम व्हाट, प्लैटीहेल्मिन्थीज़। अगली बात आती है अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब इस जीवों का जो बाह्य बनावट है, बाहरी संरचना है, उसकी बात की जाए तो हमेशा आपने पहले ही लिख लिया है, बॉडी इज़ फ्लैटेंड, मीन्स इट इज़ चपटी है, फ्लैट बॉडी है, इसीलिए कहा जाता है बॉडी फ्लैटेंड। वार्म लाइक, ये वार्म के जैसी होती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ख़ास बात इसमें जो मिलती है कि इस फ्लैटेंड बॉडी के साथ कुछ विशेषताएं हैं, उसको ज़रूर अलग से डिस्कस कर लें। जैसे पहली चीज़ कि इनकी बॉडी पर, चूँकि पैरासाइट्स हैं ज़्यादातर, तो इनकी बॉडी पर एनिमल के भीतर रहने के लिए या बाहर अटैच होने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो इसकी बॉडी वॉल के साथ अटैच्ड होते हैं। यानी बॉडी हैज़ स्ट्रक्चर्स फॉर अटैचमेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ होस्ट। जिसके शरीर पर कोई परजीवी निवास करता है उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है होस्ट का, पोषक का, यानी वहाँ पर ये उसकी बॉडी पर बाहर या भीतर अटैच होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है, दीज स्ट्रक्चर्स आर सकर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, चूसक हिंदी में इसको कहा जाता है सकर्स। ये प्लैटीहेल्मिन्थीज़ का कैरेक्टर है। इसी तरीके से इसमें हुक्स पाए जाते हैं, स्पाइंस, स्पिन्यूल्स। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं दीज आर अटैच्ड विथ बॉडी वॉल, ये इनकी बॉडी वॉल के साथ लगे हुए होते हैं। इसलिए ध्यान रखने की चीज़ है
ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो इस ग्रुप की विशेषता हैं, इनमें पाए जाते हैं। तो दीज आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स अटैच्ड विद द बॉडी। इसका एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिसमें एक विशेष प्रकार का शब्द लिखा मिलेगा, स्यूडोमेटामेरिज्म। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और मेटामेरिज्म का मतलब होता है सेगमेंटेशन, विखंडन। याद रखिए, जैसे ही हम एनालिटिक्स में पहुंचेंगे वहाँ हमको सेगमेंटेशन ट्रू मिलेगा, वहाँ हम उसको मेटामेरिज्म कहेंगे। और ट्रू और फॉल्स का अगर डिफरेंस देखना हो तो ध्यान रखें, एक बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। स्यूडो इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो एक एक सेगमेंट्स होते हैं वो एक एक इंडिविजुअल के जैसा व्यवहार करेंगे। जैसे टीनिया सोलियम की बात अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें छोटे छोटे से टुकड़े मिलते हैं, उनको प्रोग्लॉटिड्स कहा जाता है। एंड ईच प्रोग्लॉटिड हैज़ ऑल द इंटरनल सिस्टम। एक एक प्रोग्लॉटिड के भीतर सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन भी है एक एक प्रोग्लॉटिड में, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। तो एक ही टुकड़े में सारे सिस्टम हैं। इसका मतलब वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन है मैनी इंडिविजुअल का, इसीलिए उसको स्यूडोमेटामेरिज्म कहा जाता है। बॉडी से वो टुकड़े अलग भी होते हैं और एनिमल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये विशेष प्रकार का टर्म है जो इनके कुछ जीवों में पाया जाता है। लेकिन ट्रू सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म में सोमाइट्स होंगे, सेगमेंट्स होंगे, लेकिन वो सेगमेंट्स जो होंगे एक एक सेगमेंट कंप्लीट सिस्टम के साथ नहीं होगा। सिस्टम्स मिलेंगे तो अग्र सिरे से लेकर फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड, यानी अग्र से लेकर पश्च सिरे तक होंगे। एलिमेंट्री कैनाल होगी फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड। कोई भी सिस्टम किसी एक सेगमेंट तक लिमिटेड नहीं होगा। बॉडी अगर फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, टूट जाएगी, तो एनिमल की डेथ हो जाएगी। ऐसा सेगमेंटेशन ट्रू मेटामेरिज्म कहलाता है, जो कि फाइलम एनेलिडा से शुरू होता है। एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन व्हाट, यानी ट्रू मेटामेरिज्म ये एनेलिडा में है। एनेलिडा में ये दोनों है, एक्सटर्नल इंटरनल मेटामेरिज्म, यानी ये बाहर भी विखंडन दिखता है और भीतर भी दिखता है। आर्थ्रोपोडा में ये एक्सटर्नल हो जाता है, इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं होता, यानी वहाँ पर बॉडी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन 3 भागों में बढ़ जाती है, मगर इंटरनल सिलोमिक कैविटी का पार्टीशन नहीं होता। जबकि जैसे ही हम कॉर्डेटा में आते हैं वहाँ पर हमको इंटरनल सेगमेंटेशन मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो सीलोम है, इंटरनल कैविटी, वो अलग अलग कैविटी में पार्टीशन हो जाती है। प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी, ऐसे टर्म्स आप पढ़ते हैं वो आपको, इसीलिए सेगमेंटेशन को हम इंटरनल कहते हैं। बीच के जो ग्रुप हैं उसमें सेगमेंटेशन समाप्त हो जाता है, क्योंकि अलग तरह की बॉडी है, यानी काइनोडर्म की बात करें, मोलस्क की बात करें, तो वहाँ पर वो एब्सेंट होता है। तो ये ख़ास बात है सेगमेंटेशन की। स्यूडोमेटामेरिज्म एक स्पेसिफिक टर्म है, उसकी चर्चा इस ग्रुप के साथ होती है, और इसका जो एग्जाम्पल है यानी स्यूडोमेटामेरिज्म का, दैट इज़ व्हाट, टीनिया सोलियम। ये टीनिया सोलियम का एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिए। ये बात आपसे हुई मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर की, वाय संरचना की। देन कम टू द नेक्स्ट वन, अगली बात करें इंटरनल डिटेल्स की। जैसा पहले भी बात हुई कि बॉडी वॉल यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाती है, इट बिकम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इसमें अब एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है एंड एंडोडर्म है, यानी इसमें तीनों लेयर्स अब मिलने लगती हैं। इसीलिए कंप्लीट बॉडी वॉल की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल, और इस ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल के साथ आउटर सरफेस पर विथ थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल ये प्रोटीनेशियस लेयर है मुख्य रूप से, बाकी इसमें ढेर सारे जो मटेरियल्स हैं वो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन इसमें एक थिक क्यूटिकल का पाया जाना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो थिक क्यूटिकल चूँकि परजीवी हैं, दे हैव टू सर्वाइव इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर स्ट्रक्चर्स। शरीर के भीतर किसी होस्ट के अपने को बचाने के लिए इसमें एक एडाप्टेशन है, एक अनुकूलन है, दैट दे हैव थिक क्यूटिकल। ये क्यूटिकल
इनमें भी मिलती है, एस्केल हेलमिंथीज में भी मिलती है। दे बोथ हैव व्हाट? क्यूटिकल। तो बॉडी वॉल की एक ख़ास बात है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है विथ क्यूटिकल है। एपिडर्मिस की बात भी, यानी जो एक्टोडर्म की लेयर है वो एपिडर्मिस की परत बनाती है, और ये एपिडर्मिस सेल्यूलर होगी और सिंसाइशियल। सेल्यूलर एपिडर्मिस का मतलब होता है कि सेल से बनी हुई, और अगर इन सेल के बीच का ये भाग समाप्त हो गया, यानी दिस पार्ट ख़त्म हो गया, तो इट बिकम्स मल्टी न्यूक्लिएट, बहुकेंद्र की हो जाती है। ऐसी एपिडर्मिस को सिंसाइशियल कहा जाता है। ये कैरेक्टर टोटली नेमेटोड्स का कैरेक्टर है, जिसमें ज़्यादातर जीवों में कंडीशन पाई जाती है, यहाँ पर कुछ में पाई जाती है। तो इट विल बी मोस्टली सेलुलर बट सम आर विथ सिंसाइशियल कंडीशन। ये इसकी एपिडर्मिस की विशेष बात है। एपिडर्मिस डेवलप होती है, डर्मल लेयर अभी इसमें डेवलप नहीं होती, यानी इसमें कनेक्टिव टिश्यू लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता। एपिडर्मिस डेवलप होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर वो फिक्स्ड होती है, मसल्स पाई जाती हैं, एंड मसल्स यानी मस्कुलर लेयर है, दे आर मोस्टली अनस्ट्राइप्ड, जिसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं आप, आरेखित पेशी जिसे कहा जाता है, इनवॉलंटरी, इसीलिए इनके एक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, यानी इनकी जो क्रिया होती है ये किसी भी दिशा में हो जाती है, इनका नियंत्रण नहीं होता। जबकि रेखित पेशियाँ, स्ट्राइटेड जो मसल्स होती हैं वो कंट्रोल्ड मसल्स होती हैं, उनको वॉलंटरी कहा जाता है, ऐच्छिक कहा जाता है, जो कि हायर एनिमल्स में पाई जाती हैं, इसलिए उनके जो एक्शंस होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ये इनकी बॉडी वॉल की विशेषता है। अगली खास बात, सीलोम इज़ एब्सेंट। सीलोम के बारे में चर्चा आपसे कर चुका हूँ, यानी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, लेकिन जिस जगह पर बननी है आगे चल कर के जीवों में, इन प्लेस ऑफ इट अ मीज़ोडर्मल टिश्यू, यानी उसकी ओरिजिन मीज़ोडर्म से होती है। मीज़ेनकाइमा भी लिखा जाता है और मोर कॉमनली पैरेनकाइमा लिखा जाता है। तो इनमें मीज़ेनकाइमा या पैरेनकाइमा पाया जाता है। इसी के चारों ओर, यानी इसी में सारे इंटरनल ऑर्गन सस्पेंडेड होंगे। तो जहाँ सीलोम है, हायर एनिमल्स में सीलोम होती है सारे ऑर्गन्स के बाहर, यहाँ ऑर्गन्स के बाहर क्या मिलेगा? मीज़ेनकाइमा और पैरेनकाइमा। ये इसका स्ट्रक्चरल डिटेल है, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स, इंटरनल बॉडी वॉल के जो डिटेल्स हैं उसकी बात है। अब देखें नेक्स्ट कैरेक्टर जो भी हैं वो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की अब बात शुरू करेंगे। अब अगर इनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात की जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात आपसे मैंने कर ली, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात डिस्कस कर ली। फिजियोलॉजी में जब आप आते हैं तो इन बड़ा कॉमन क्वेश्चन डेवलप होता है कि एक ऐसा भी ग्रुप है इसमें जिसमें अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो साहब न्यूट्रिशन इनका जो है वो न्यूट्रिशन एनिमल लाइक है, नो डाउट, लेकिन अब इसमें सिस्टम डेवलप हुआ है। तो इसके लिए याद रखिएगा कि पहली बार इसमें एलिमेंट्री कैनाल बनती है, मगर उसके साथ दोनों कंडीशन है, प्रेजेंट और एब्सेंट, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल टोटली एब्सेंट होती। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एंड एलिमेंट्री कैनाल अगर है तो ये भी ख़ास बात है, इसको लिखा जाएगा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों कहा? क्योंकि पहले बताया है कि इसमें माउथ है मगर एनस नहीं है। सिंपल एलिमेंट्री कैनाल, प्रिमिटिव एलिमेंट्री कैनाल की उपस्थिति है, एंड हैज़ नो एनस। ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल की खास बात है। अगली बात इसकी डाइजेशन में जो पहली बार होगी उसको कहा जाता है
यहाँ मुख्य रूप से डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल, कुछ रेयर एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ कुछ सेल के भीतर डाइजेशन हो जाएगा, लेकिन ब्रॉडली कहा जाए, ज़्यादातर जीवों की बात की जाए, डाइजेशन का तरीका पूछा जाए तो इट विल बी व्हाट कम्प्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर। बाकी इजेशन की क्रिया इसके एनस के द्वारा होगी, डाइजेशन के लिए एंजाइम सिक्रीट होंगे इसके एलिमेंट्री कैनाल में, एब्जॉर्प्शन होगा, एंड लास्टली अनडाइजेस्टेड मटेरियल विल बी वो जो होंगे वो निकाल दिए जाएंगे। ये बात आपकी हो गई अबाउट द डाइजेशन। देन कम द नेक्स्ट कैरेक्टर, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में ध्यान रखें क्योंकि ज़्यादातर जीव इसके परजीवी हैं, इसीलिए इसको लिखा जाता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। जो फ्री लिविंग होंगे उनमें एरोबिक होगा, और ये किसके जरिए होगा? थ्रू बॉडी सरफेस। पानी में है तो बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पिरेशन में होता है, लेकिन ज़्यादातर में रिस्पिरेशन अगर इस ग्रुप का पूछा जाए, एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टेक्स प्लेस, रिलीजिंग द एनर्जी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, उससे कम ऊर्जा निकलती है, लेकिन छोटे जीव हैं इनका काम चल जाता है, इसलिए इसमें रिस्पिरेशन क्या लिखा जाता है? एनारोबिक। देन कम्स एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन के लिए कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, वही सेल टू सेल है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू रोल प्ले करते हैं, लेकिन कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता। तो रिस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन की बात देखते हैं। एक्सक्रीशन में ज़्यादातर परजीवियों में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो फैटी एसिड के रूप में मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस का एक्सक्रीटरी मटेरियल यूजुअली अगर पूछा जाता है तो इट विल फैटी एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका फॉर्मेशन होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तब जाकर के ये प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये हार्मफुल होते हैं, तो इसको शरीर से निकालने का काम एक्सक्रीशन का काम होता है। और एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इज विथ अ स्पेशल सेल, जिसको यहाँ फ्लेम सेल्स कहा जाता है, ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम लाइक सेल्स। इसके कुछ और नाम हैं, इनको आर्थ्रोसाइट्स भी लिखा गया है या इनको सोलेनोसाइट्स भी लिखा गया है। तो फ्लेम सेल्स हैं, आर्थ्रोसाइट्स या सोलेनोसाइट्स हैं, ये इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो इनमें पाया जाता है। एक्सक्रीशन के बाद इनमें पहली बार नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है एंड इट इज़ वेरी प्रिमिटिव विथ बाइपोलर न्यूरॉन्स। सिलेंट्रेट्स में बाइपोलर न्यूरॉन्स नहीं थे, यहाँ पर मिलेंगे, नॉर्मल डेवलप्ड न्यूरॉन्स मिलेंगे। साइटन होगा, एक्सन होगा, डेंड्राइट होगा, ये यहाँ डेवलप हो जाता है। सिस्टम इज प्रिमिटिव विद बाइपोलर न्यूरॉन्स। इसमें एक सेरेब्रल गैंग्लिया जिसकी तुलना ब्रेन के साथ की जाएगी, ये एंटीरियर एंड पर होगा और इससे नर्व्स निकलेंगी एंड अटैच्ड लैटरल, शरीर के किनारों पर, लॉन्गिट्यूडिनल, शरीर की लंबाई में पाई जाने वाली नर्व्स होंगी, जिससे इसमें प्रिमिटिव कोऑर्डिनेशन की शुरुआत होगी। यानी प्रिमिटिव सिस्टम है, हेलमिंथ में पूरा यही मिलेगा। एनलिट्स में जाएंगे तब जाकर के ब्रेन लाइक और डेवलप्ड, यानी वहाँ सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस, तीनों में डिवाइड हो जाएगा। यानी ब्रेन और साथ में नर्व कार्ड, ये स्ट्रक्चर्स आपको एनलिट्स से मिलेंगे। लेकिन हेलमिंथ में गैंग्लिया है और उसके साथ लगी हुई नर्व्स हैं। ये नर्वस सिस्टम की बात है।
and then the lastly reproductive system. नेचुरली सिस्टम डेवलप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में परमानेंट गोनेट्स याद रखिएगा, पूरा सिस्टम। इसके पहले टेम्परेरी गोनेट्स बने थे, उसके पहले गोनेट्स नहीं थे, गैमिट्स बने थे पोरीफेरेंस में, सिलेंट्रेट्स में टेम्परेरी गोनेट्स बने थे, यहाँ से परमानेंट गोनेट्स डेवलप हो गए। अब परमानेंट गोनेट्स के नंबर्स अलग अलग हैं, कुछ में टेस्टिस न्यूमरस है, मेल में टेस्टिस होगा, फीमेल में ओवरी होगी, गोनोडक्ट्स पाई जाएंगी, एडिशनल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो मेल सिस्टम में मेन आर्गन टेस्टिस है, एक ग्लैंड है जिसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो भी यहाँ डेवलप हो जाएगी। टेस्टिस के साथ गोनोडक्ट होगी। मेल सिस्टम में कपुलेटरी आर्गन पेनिस की भी प्रेजेंस होगी, जिसको सीरस कहा जाता है। ये बड़ी विशेष बातें हैं जो इसमें पाई जाती हैं। फीमेल सिस्टम में ओवरी होगी, ओविडक्ट पाई जाएगी, एक ख़ास चीज़ याद रखने की, इनमें टेम्पररी वजाइना पाइप डेवलप होता है और इसको एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं लाउरस कैनाल। ये टेम्पररली डेवलप होता है, इट इज़ नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर। तो फीमेल में ये भी स्ट्रक्चर यहाँ इस ग्रुप में डेवलप होता है। साथ में ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहा जाता है मेहलीज ग्लैंड। ये फीमेल सिस्टम की विशेषताएं आप यहीं से याद कर सकते हैं, इन पर ढेर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेचुरली जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, संयुग्मन की क्रिया है, ये आफ्टर कपुलेशन होती है। And this fertilization is naturally internal fertilization. इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, कपुलेशन के बाद होता है, स्पर्म से रिलीज़ किए जाते हैं और उसके बाद फिर ओवा के साथ उसका पर्टिकुलर पार्ट में स्पेसिफिक जगहों पर उसका फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन की विशेषता ध्यान रखें, इट इज़ आफ्टर कपुलेशन। यहाँ फर्टिलाइजेशन में ही कभी कभी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसकी भी बात ध्यान रखने की है कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन ये भी पाया जाता है। बाकी तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो नॉर्मल क्रिया है। अब बात आती है सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ एक और भी चीज़ ध्यान रखिए जो कि छूट जाती, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनमें जो कंडीशन है ज़्यादातर में मोनोसियस है। मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्चुअल। इसके लिए अगला भी शब्द है हर्मैफ्रोडाइट। हिंदी में इसको एक साथ द्विलिंगी लिख देते हैं, यानी इसमें मेल और फीमेल सिस्टम दोनों मिलें, तब उसको हम मोनोसियस, बाइसेक्चुअल और हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हम डायोसियस कहते हैं, मगर ये कुछ हैं। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्चुअल, एक लिंगी, यानी मेल अलग सिस्टम, फीमेल अलग सिस्टम, लेकिन यहाँ एक में ही दोनों सिस्टम मिलेंगे। और जब ये कंडीशन आएगी तब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जब मोनोसियस कंडीशन है, यानी एक में ही दोनों सिस्टम है। तो अगर दोनों सिस्टम एक साथ बन जाएंगे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन यूजुअली हो जाएगा, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर में होता है, कुछ में रेयरली सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया ऑब्जर्व की जाती है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसका एक नॉर्मल फेनोमेना है। एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जो कंडीशन मोनोसियस कंडीशन में होती है, उसके लिए टर्म्स हैं प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगायनी। या तो स्पर्म पहले मैच्योर हो जाए तब प्रोटेंड्रस कंडीशन कहते हैं,
और ओवा पहले मैच्योर हो जाए तो प्रोटोगाइनस कहते हैं। इस वजह से इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन, अगर मोनोसियस हैं तो भी इनमें हमेशा फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। ये इनके रिप्रोडक्शन की बात है। एंड लास्टली अंत में डेवलपमेंट की बात देखी जाए। डेवलपमेंट में स्पाइरल एंड डिटरमिनेट क्लीवेज, यानी जो प्रोटोस्टोमिया का कैरेक्टर था वो इसमें पूरी तरह से विकसित है। स्पाइरल एंड डिटरमिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज, डिटरमिनेट निश्चयात्मक विदलन होगा, कंप्लीट क्लीवेज होगा, क्योंकि बहुत बड़ा एग नहीं होता है, उसमें कोई यॉकी मटेरियल नहीं होता, इसीलिए स्पाइरल डिटरमिनेट क्लीवेज है, कंप्लीट क्लीवेज है। जर्म लेयर स्टेज के बाद इसका डेवलपमेंट कंप्लीट होगा। और कंडीशन ज़्यादातर में इनडायरेक्ट है और कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है। डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स, फाइलम का कोई स्पेसिफिक लार्वा नहीं है, अलग अलग जीवों में अलग अलग लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं। जैसे अगर आप फैशियोला हिपैटिका की बात करेंगे तो वहाँ पर कई लार्वल फॉर्म्स हैं, मेरासीडियम, रीडिया, सर्केरिया, स्पोरोसिस्ट, मेटासर्केरिया। सीरियल में इसको अगर करेंगे तो ये याद रखने के लिए मिसासियम, एम फॉर मेरासीडियम, एस फॉर स्पोरोसिस्ट, आर फॉर रीडिया, सी फॉर सर्केरिया, एम फॉर मेटास। तो ये सीरियल है, वो डेवलपमेंट में आप जब डिटेल में जाएंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैंने नाम लिख दिए। ऐसे ही टीनिया, सोलियम में ब्लैडर वर्म लार्वा बनता है, जिसको सिस्टी सर्कस लार्वा कहते हैं, और एक और लार्वा बनता है जिसे हेक्साकैंथ लार्वा कहा जाता है। तो ये लार्वल फॉर्म्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस में कभी पूछे जाए तो इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, लेकिन ज़्यादातर में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अलग अलग लार्वल फॉर्म्स है, फाइलम का अपना स्पेसिफिक लार्वा नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दिस ग्रुप। अब इसके बाद अगर इनके हम क्लासिफिकेशन की बात आपको और समझा दें, जैसे सारे ग्रुप से क्लासिफिकेशन देखे वैसे ही फाइलम प्लेटी हेलमेंथीस को क्लासिफाई किया। मुख्य लक्षण हैबिटेट का लिया, जिसके आधार पर इसके 3 क्लासेस बनाए गए। पहला कहलाता है टर्बलेरिया, इनको टर्बलेरियन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ट्रेमेटोडा और तीसरा है सेस्टोडा। टर्बलेरिया को याद रखें, ये फ्री लिविंग ग्रुप है। ट्रेमेटोड्स जिनमें लिवर फ्लूक यानी फ्लूक्स का एग्जाम्पल है, तो इसमें जो परजीवी हैं वो बोथ एक्टो भी हैं और एंडोपैरासाइट हैं, मगर सेस्टोडा में ऑल एंडोपैरासाइट, यानी सेस्टोडा में सब के सब एंडोपैरासाइट्स हैं। इसमें सभी अंतः परजीवी जीव हैं। इसीलिए सेस्टोड्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल टोटली एब्सेंट होती है। ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। टर्बलेरिया का एग्जाम्पल प्लानेरिया और डगेशिया के नाम से जाना जाता है।
जिसके दो कैरेक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक कहलाता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी ऐसी है और डिवाइडेड सेगमेंटेड, और एक एक सेगमेंट में ढेर सारे गैंग्लिया होते हैं। एंड देन दीज गैंग्लिया आर अटैच विथ नर्व्स, और ये सब नर्व से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो ये सिस्टम पूरा लैडर लाइक दिखता है। कभी कभी प्लैटीहेलमिन्थेस के लिए क्वेश्चन आता है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। तो फाइलम है प्लैटीहेलमिन्थेस को याद रखिएगा। तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और दूसरी ख़ास बात, इस पर्टिकुलर एनिमल में मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी है। ये आप बताया भी था कि हाइड्रा में सेकेंड है और ये पहली मैक्सिमम एबिलिटीज़ में पाई जाती है। ये प्लानेरिया की बात है, फ्री लिविंग ग्रुप की बात है, जल में पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ट्रिमेटोड्स में फ्लूक्स पाए जाते हैं और इसमें दो एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक का नाम है लिवर फ्लूक, जिसको हम कहते हैं फैशियोला हिपैटिका, और दूसरा है ब्लड फ्लूक। ये ह्यूमंस के ब्लड का पैरासाइट है, जिसको कहा जाता है सिस्टोसोमा बिलहार्जियासिस। इस पर्टिकुलर एनिमल का एक कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर हायर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसमें एक स्पेसिफिक कैनाल पाई जाती है जिसको कहते हैं गायनेकोफोरिक कैनाल। और ये गायनेकोफोरिक कैनाल जो होती है, इसमें कहा जाता है फीमेल लॉजेज मेल, सॉरी उलट गया मामला, मेल लॉजेज फीमेल। यानी जो मेल होता है उसमें एक ट्यूब है और उस ट्यूब से फीमेल उसके भीतर रहती है, उसका अग्र और पश्च सिरा बाहर निकला होता है। तो मेल लॉजेस फीमेल गायनेकोफोरिक कैनाल के भीतर, उसकी उपस्थिति याद रखनी है। और इसमें होता क्या है, मेल के भीतर फीमेल रहती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, बिलहार्जियासिस को डिजीज़ के रूप में जानते हैं। ये बात आपकी हुई फ्लूक्स की। इसके बाद सेस्टोड्स में आते हैं। तो सेस्टोड्स में टेप वर्म के एग्जाम्पल हैं। इसको टेप वर्म का ग्रुप कहा जाता है फीटा क्रिम के नाम से। 3 इसमें टेप वर्म हैं। एक तो है पिग, जिसको पोर्क टेप वर्म कहा जाता है, पोर्क पिग मीट के लिए कहा जाता है। और दूसरा है बीफ टेप वर्म, बीफ बाकी के जो जीव हैं गाय भैंस उनके मीट को हम कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ डॉग टेप वर्म। पिग टेप वर्म, पोर्क टेप वर्म का जूलॉजिकल नेम है टीनिया सोलियम, और बीफ टेप वर्म ये है टीनिया सैजिनेटा, और डॉग टेप वर्म इसको कहते हैं इखाइनोकॉकस ग्रैनुलोसस। तो ये 3 स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं टेप वर्म्स के जिनमें पाए जाते हैं। ये बात आपसे हो जाती है। और नेचुरली इन सबके साथ ETC है, ढेर सारे अदर एग्जाम्पल्स हैं। ये बात होती है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस। जो आपको जनरल कैरेक्टर हमने बताए हैं, एक इन फंडामेंटल एग्जाम्पल फैशियोला हिपैटिका के एग्जाम्पल का मार्फोलॉजिकल थोड़ा सा आपको एक क्लियर कर दूँ थोड़े से समय में। ये फैशियोला है जिसमें ये माउथ है, एक ओपनिंग आपको बताई थी, और ये लगा हुआ है एंटीरियर सकर, चूसक है जो अग्र सिरे पर है। उसके बाद ये पोस्टीरियर सकर है, यानी ये दूसरा सकर है, 2 सकर इसमें मिले, इसका एक विशेष नाम है, इसको कहते हैं एसिटाबुलम। और इन दोनों के बीच में ये एक कॉमन गोनोपोर है, क्योंकि मेल सिस्टम फीमेल सिस्टम एक साथ पाया जाता है, वो यहाँ पाया जाता है। और नीचे की तरफ एक ओपनिंग है, ये है एक्सक्रीटरी पोर,
यानी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग है। ये बाहर 2 सकर्स पाए जाते हैं। इसमें एनस की ओपनिंग नहीं है क्योंकि इसमें एनस नहीं पाया जाता। ये इसकी मॉर्फोलॉजिकल पिक्युलरिटी है, बाह्य संरचना की विशेषता है जो बाहर से दिखती है। जब बॉडी वॉल में जाएंगे तो यही बॉडी वॉल में ये सारे टिश्यूज़ दिखाई पड़ जाएंगे। सिस्टम में जाएंगे तो इसी के भीतर ये सारे सिस्टम सस्पेंडेड होंगे। ये आपके एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी, ये इसमें ऐसी फैली हुई है। ये माउथ हो गया मगर ये सब बंद, एनस कहीं नहीं, ठीक है। इसी में एक्सक्रीटरी ट्यूब अगर दिखाएं तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये इसी में सस्पेंडेड है। ये इसमें ये फ्लेम सेल्स हो जाएंगी जो चर्चा आपसे की थी, और इसकी ओपनिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम को दिख जाएगी। इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और इन सब के चारों ओर क्या पाया जाएगा, मीसेनकाइमा और पैरेन्काइमा। ये जनरल बॉडी प्लानिंग एग्जाम्पल से मैंने आपको क्लियर किया। बाकी बहुत डिटेल्स, एक एक एनिमल के डिटेल्स अलग से आपके वीडियो में जब आगे ये चीज़ें ख़त्म कर लूँगा तब आपको बताऊँगा। तो आज के लिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की इतनी बातें मैंने आपसे कर दी हैं। आशा है काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे। देखते रहिए, समझते रहिए और अपने सुझाव देते रहिए। आपके सुझाव में एक सुझाव मुझे कई बार आप लोगों ने भेजा है कि आप बोर्ड पे इसको पढ़ा दें। नेचुरली बोर्ड की तैयारी मैं कर रहा हूँ, बोर्ड का अरेंजमेंट भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कॉपी में भी काफ़ी चीज़ें मैं पढ़ा दे रहा हूँ, कुछ छोड़ भी नहीं रहा हूँ। बोर्ड के साथ और भी तमाम टेक्निकल चीज़ों का अरेंजमेंट भी करना ज़रूरी है। यहाँ हमारी आवाज़ आपको बहुत बेहतर सुनाई पड़ती है, आप आसानी से सुन भी लेते हैं और जो समझाता हूँ उसको समझ भी लेते हैं। तो बोर्ड के साथ और जो अदर अरेंजमेंट्स हैं वो सब जब कंप्लीट हो जाए, जिससे जब भी बोर्ड से आपको पढ़ाऊँ तो भी चीज़ें वैसे ही आपको स्पष्ट होती चलें जैसी हो रही है। पैराल आप अच्छे से देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी गुड फॉर मी। मुझे भी काफ़ी तसल्ली हो रही है कि आई एम डूइंग ए गुड जॉब, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और इसके ज़रिए आप सभी को लाभ हो रहा है। आप देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे एस्केल हेल्मिन्थीस की चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।